Dear students, in this lecture we shall try to understand the basics of vector. एक फिज़िक्स के स्टूडेंट के लिए जितना वेक्टर की नॉलेज ज़रूरी होती है उसको हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं. I prefer to split the lecture in two parts. One is introductory and another is more mathematical, like second part के अंदर हम डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर, इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं. इस पहले पार्ट के अंदर हम वेक्टर का इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ वेक्टर को थोड़ा सा देखेंगे. ठीक है. तो क्योंकि मैं फिज़िक्स का टीचर पहले हूँ तो वेक्टर को खाली मैं वेक्टर ना कहकर वेक्टर क्वांटिटी कहूँगा. ठीक है. तो हमको क्या बेसिकली पढ़ना है, मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ वेक्टर क्वांटिटी पढ़ना है. तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है. वेक्टर क्वांटिटी को मैं क्या लिखूंगा? ए फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज both magnitude and direction. ठीक, like displacement, force, etc. ठीक है. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और जिनके पास डायरेक्शन भी है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, लाइक दैट. ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं, ये हम जानते हैं. ठीक है. तो वेक्टर बेसिकली क्या होगा, ये बात आपकी समझ में आती है कि वेक्टर हम बेसिकली उन क्वांटिटीज़ को बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी उन क्वांटिटीज़ को बोलते हैं जिनके पास एक्चुअली में डायरेक्शन भी है. ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, जैसे मास है, मास के पास मैग्नीट्यूड है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है. ठीक है. टाइम है, टाइम हैज़ मैग्नीट्यूड बट हैज़ नो डायरेक्शंस. तो डायरेक्शन जिन क्वांटिटी के पास नहीं होता वो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हो सकती हैं अगर वो मेजरेबल हैं, लेकिन हमको यहाँ पर सिर्फ उन क्वांटिटीज़ को डिस्कस करना है या बेसिकली उनका मैथमेटिकल एस्पेक्ट डिस्कस करना है जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है. ओके. तो ये एक वेक्टर की मोटी मोटी डेफिनेशन हुई. अब वेक्टर की हम फीचर्स समझ लेते हैं. वेक्टर की हम फीचर्स समझ लेते हैं. तो जो वेक्टर होगा बेसिकली हम उसको कैसे लिखेंगे भाई? एक वेक्टर है फॉर एग्जांपल वेक्टर, तो इट हैज टू पार्ट्स. वन इज मैग्नीट्यूड एंड अनदर इज डायरेक्शन. ओके. अब ध्यान से सुनिए. मैंने आपसे ये कहा सपोज आई हैव ए लेंथ ऑफ सपोज 1 फीट. मेरे पास एक लेंथ है किसी स्टिक की, किसी स्केल की, किसी भी चीज़ की, और वो कितनी है? 1 फीट है. इससे क्या चीज़ पता लगती है? इससे क्या चीज़ पता लग रहा है? इससे सिर्फ एक चीज़ पता लग रही है और वो पता लग रही है मैग्नीट्यूड. क्या चीज़ पता लग रही है? मैग्नीट्यूड. उस स्टिक का डायरेक्शन कहाँ पर है ये मुझे नहीं पता. ठीक. उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पता लग रहा है, वो 1 फीट की कोई स्टिक है. ओके. अब मैं वो स्टिक को लेकर आया एक्चुअल, और उस स्टिक को मैंने मैथमेटिकली किसी प्लेन में फिट किया और उसको ऐसे रख दिया. बात समझ में आई? और उसको क्या रख दिया? ऐसे रख दिया, और ये बता दिया दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टिक एंड दिस इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्टिक. तो इसका मतलब मैं बेसिकली क्या बता रहा हूं? मैं बेसिकली डायरेक्शन बताना चाह रहा हूं स्पेस के अंदर. तो इस वेक्टर को मैं कैसे बनाऊंगा भाई? इस वेक्टर को मैंने क्या किया? ऐसे बना दिया. ठीक. अब इसके पास इसका जो मैग्नीट्यूड था, सपोज इट इज 1 फीट, एक मैग्नीट्यूड भी बन गया और इसके पास एक डायरेक्शन भी आ गया. लेकिन डायरेक्शन बेसिकली है क्या? कौन सा डायरेक्शन है? तो अब उसका डायरेक्शन जस्टिफाई करने के लिए मैंने एक दूसरा काम ये किया कि मैंने यहां पर कुछ एक्सीज बनाए. ठीक.
एक एक्सिस बनाया मैंने x और एक एक्सिस बनाया मैंने y। अब इन एक्सिस के रिस्पेक्ट में मैंने इसके डायरेक्शन को बताना शुरू किया। तो इनके एक्सिस के रिस्पेक्ट में मैं जब इनके डायरेक्शंस को बताऊंगा तो मैं किस तरीके से बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। ये जो एक्सिस है इससे इसका एंगल अगर मैं डिफाइन कर दूं या इसकी टेल और इसके हेड का डिस्टेंस डिफाइन कर दूं तो मैं इस वेक्टर की एक्चुअल पोजीशन या इस स्टिक की एक्चुअल पोजीशन इन स्पेस बता सकता हूं, राइट। तो अभी तो ये इससे टच ही नहीं हो रहा, तो मैं एंगल कैसे निकालूं? या तो मैं इस वेक्टर को खिसका के यहां तक लेकर आऊं। रिमेंबर, याद रखिए, एक वेक्टर को एक जगह से आप दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। अगर आप उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं करते तो ये माना जाएगा कि आपने वेक्टर को भी चेंज नहीं किया। बात समझ में? तो स्टिक कहां पर थी? ये स्टिक यहां पर थी, ठीक है। तो मैं इस स्टिक का ओरिएंटेशन चेंज नहीं करूंगा। ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं करूंगा, इसको सिर्फ उठाकर यहां ले आऊंगा, यहां पर इसके ओरिजिन पर। बात समझ में आई? सो दैट ये पैरेलल रहेगा अपने पुराने वाले वेक्टर के। तो मैं इसको ऐसे डॉटेड लाइन से बनाता हूं जिससे आपको ये समझ में आए कि बेसिकली एक्चुअल वेक्टर का रेप्लिका है। बात समझ में आई? तो इसको मैं उठा के यहां पे लेके आया। मैं ये भी काम कर सकता था कि इस एक्स एक्सिस को उठा के उधर ले जाता। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये जो एंगल है, नाउ सपोज इट इज फाई एंड इट इज हैविंग सर्टेन वैल्यू, सपोज OA, then OA is the vector magnitude and phi is the angle। तो OA को मैं कैसे लिख सकता हूं? OA कैप is equal to OA with angle, आपको उधर नजर नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं, इसको नीचे लिख देता हूं, इस चीज को नीचे लिख देता हूं। OA वेक्टर के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, आप सब जानते हैं। OA का मैग्नीट्यूड और एंगल में क्या बनाऊंगा? एंगल इज फाई। इट इज अंडरस्टूड दैट दिस फाई इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द रेफरेंस एंगल, फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस इन द डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू द वेक्टर। मेरी बात समझ में आती है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेक्टर के लिए हम मेजर करेंगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। अभी हम दूसरे पार्ट में ये डिस्कस कर लेंगे, फॉर्म्स ऑफ वेक्टर भी डिस्कस कर लेंगे। इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म, जिसमें मैग्नीट्यूड और एंगल ऐसे लिख देते हैं। पोलर फॉर्म के अपने एडवांटेजेस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन इजी होता है, डिवीजन इजी होता है वेक्टर्स का। तो इट इज ए पोलर फॉर्म। एक दूसरी फॉर्म भी है अभी वेक्टर्स की, आई और जे और के वाली, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये एक इंट्रोडक्शन था वेक्टर का। Now, with this opening remark, let us talk about unit vector. What is unit vector? ठीक, तो थोड़ा सा मैं मिटा दूं and I guess I should, मुझे थोड़ा सा इसका जूम चेंज करना है कैमरे का, ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा मैं दिखा सकूं आपको बोर्ड को। बोर्ड बड़ा हो जाएगा, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ओके, तो इतना ब्रॉड सही है, ठीक है ना। ये सब नोट करते जाइएगा आप। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। क्या डिस्कस करेंगे? यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट समझ लीजिए। यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट क्या होता है? सपोज यू आर इन अलीगढ़, आप कहां पर हैं? अलीगढ़ में हैं। अलीगढ़ के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, आप किसी जगह पर हैं वहां। आपने किसी अपने फ्रेंड से पूछा भाई दिल्ली कितनी दूर है यहाँ से,
तो आपके फ्रेंड ने बताया कि दिल्ली इज़ अबाउट 130 किलोमीटर्स फ्रॉम अलीगढ़। दिल्ली और अलीगढ़ के बीच का डिस्टेंस उसने कितना बताया? 130 किलोमीटर से। अब ये जो 130 किलोमीटर बताया है, ये बेसिकली क्या चीज़ है? ये डिस्टेंस है। आपको डायरेक्शन नहीं पता है तो आप 130 किलोमीटर इधर चले गए, आप 130 किलोमीटर इधर चले गए, आप 130 किलोमीटर इधर चले गए। तो बेसिकली आपने 130 किलोमीटर का एक सर्किल बनाया। आपने 130 किलोमीटर का क्या बनाया? एक सर्किल बनाया। इस सर्किल का जो रेडियस है वो कितना है भाई? 130 किलोमीटर है। बट यू डोंट नो वेयर द दिल्ली इज। इस पर कोई एक, इसकी सरकमफ्रेंस पर कोई एक पॉइंट होगा जो बेसिकली दिल्ली के अंदर होगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब आपके फ्रेंड ने ये कहा कि भाई यहां पर है दिल्ली, दिल्ली जो है वो यहां पर है, इस डायरेक्शन में है। तो यानी एक रेडियस ऐसा था जो आपको दिल्ली लेकर जा रहा था 130 डिग्री का, 130 मीटर, 130 किलोमीटर का। जो 130 किलोमीटर का एक डिस्टेंस ऐसा था जो एक डायरेक्शन में आपको दिल्ली लेकर जा रहा था। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आपका फ्रेंड आपको बताएगा कैसे? देखिए ध्यान से सुनिएगा। वो अपनी उंगली को ऐसे ऐसे करेगा कि उस डायरेक्शन में 130 किलोमीटर दूर दिल्ली है। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्या आप उसकी इस उंगली तक पहुंचने से दिल्ली पहुंच जाएंगे? नहीं, आप दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे 130 किलोमीटर तक तो आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो 130 किलोमीटर ये क्या चीज है? इट इज द डिस्टेंस। ये जो गेस्चर है, ये जो जेस्चर है हाथ का, ये जो जेस्चर है बेसिकली, ये बेसिकली क्या चीज है? ये डायरेक्शन है। अगर ये जेस्चर 1 यूनिट का होता है, अगर ये जेस्चर 1 यूनिट का होता है, यानी 1 मीटर का होता है, तो इसके पास डायरेक्शन भी है और 1 यूनिट भी है। तो इसी बेसिकली हम इसी चीज को कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर फुल वेक्टर का वो पार्ट है जो कि बेसिकली हमें डायरेक्शन बताता है और 1 यूनिट देता है। तो फुल वेक्टर कौन सा है यहां पर? फुल वेक्टर तो ये है। फुल वेक्टर कौन सा है? फुल वेक्टर, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं बना रहा हूं। फुल वेक्टर बेसिकली क्या है? मैं ब्लू से बना रहा हूं, ब्लैक से यूनिट वेक्टर बनाऊंगा। फुल वेक्टर तो ये है। यहां पर अलीगढ़ है, यहां पर दिल्ली है। सपोज इसकी यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी 130 किलोमीटर, 130,000 मीटर्स। ठीक है, ये क्या चीज है? एडी। एडी इज फुल वेक्टर। क्या चीज है ये? एडी इज फुल वेक्टर। ठीक। 130 किलोमीटर क्या चीज है? 130 किलोमीटर इज एडी का मैग्नीट्यूड है। एडी का मैग्नीट्यूड है। अब यहां पर यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या है उसको समझ लीजिए। उसको मैं ये रेड पेन से बनाऊंगा, थोड़ा सा इसको मिटाकर। ध्यान से देखिएगा, ये क्या चीज़ है? ये यूनिट वेक्टर है। ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली ए कैप है। ए कैप इज ए पार्ट ऑफ द फुल वेक्टर। ए कैप इज ए पार्ट ऑफ द फुल वेक्टर जिसका डायरेक्शन एडी वाला डायरेक्शन ही होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट होगी। यूनिट वेक्टर। इसको शो कैसे करते हैं? इसको ऐसे शो करते हैं। ए लिखा और कैप लिख दिया। ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, ए डी, क्योंकि ए डी लिखा है तो ए डी कैप ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको? ए डी कैप ही लिखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब इसको निकालते कैसे हैं? इसको अभी हम डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में इसकी प्रॉब्लम भी करके देख लेंगे। इसका फॉर्मूला अलबत्ता मैं लिख देता हूं। इसको निकालेंगे कैसे? पहले हम लिखेंगे फुल वेक्टर जिसके पास ये साइन भी होगा, इसको डिवाइड कर देंगे फुल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना बच्चों? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फुल वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आती है?
तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे निकालते हैं, फुल वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड डिवाइड होकर 1 यूनिट दे देगा आपको, और फुल वेक्टर का डायरेक्शन यहां पर बच जाएगा, सो दैट AD इज हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट, at the same time it has direction as same as the full vector. So this is a bit theoretical talk about unit vector. तो unit vector की थोड़ी सी हमने theoretical बात करी, इसके ऊपर कैलकुलेशन हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। फिलहाल हम कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लेते हैं इसी पार्ट में। ओके, इसको मैं मिटा देता हूं। आगे चलते हैं। एक चीज होती है जीरो वेक्टर। क्या चीज होती है? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, इसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर, ठीक है। ये कैसे मिलता है? किसी पर्टिकुलर वेक्टर में से आप उसी की वैल्यू को, उसी के डायरेक्शन को तो क्या घटाएंगे? उसी वेक्टर में से उसी के बराबर का वेक्टर घटा दीजिए, ठीक है। तो जो चीज़ बचेगी आपके पास, आप सोच रहे होंगे कुछ नहीं बचेगा, बट मैथमेटिकली इट हैज़ सर्टेन वैल्यू, इट हैज़ सर्टेन सॉल्यूशन, ठीक। इस तरह के वेक्टर को हम बोलते हैं नल वेक्टर। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? बेसिकली हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली क्या चीज़ है? इट इज़ नल वेक्टर, ठीक है। इसका यूज़ बहुत कम है, शायद आपके लिए कभी हो, जब होगा तो इसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ द सेकेंड वन इज इक्वल वेक्टर। नल वेक्टर हो गया, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, फिर वेक्टर्स बोलेंगे क्योंकि वर्ड इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स देयर आर एटलीस्ट 2 वेक्टर्स, कम से कम 2 वेक्टर हैं। सपोज एक वेक्टर ये है, इसको हम ए कह दें, ए वेक्टर कह दें, सिंगल लेटर से भी हम डिफाइन कर सकते हैं किसी वेक्टर को। और दूसरा वेक्टर ये मैं लाल स्याही से बना दूं, और दूसरा वेक्टर सपोज ये बी वेक्टर है, तो ए विल बी इक्वल टू बी इफ ए इज इक्वल टू बी, इफ ए इज इक्वल टू बी, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी। तो इन दोनों वेक्टर्स को हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर हैं। दोनों की खास बात क्या होगी? दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अगर 2 वेक्टर्स ऐसे हैं कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हैं, तो उनको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। मैथमेटिकली हम देखेंगे कि डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड सेम कैसे होता है 2 वेक्टर्स का, इसको हम देखेंगे। तो इस तरह के वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। एक चीज होती है पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? अगर 2 वेक्टर हैं, सपोज एक वेक्टर ये है, इसको मैं ए बोलूं, और कोई दूसरा वेक्टर है जो भले ही इसके मैग्नीट्यूड के बराबर ना हो, अगर उनका ओरिएंटेशन सेम है, अगर इन दोनों वेक्टर्स का ओरिएंटेशन सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। याद रखिए कि ये दोनों वेक्टर स्पेस में बहुत दूर भी हो सकते हैं। एक वेक्टर हो सकता है मून पर हो, और दूसरा वेक्टर हो सकता है जुपिटर पर हो। क्या मेरी बात समझ में आती है? अगर इन दोनों का ओरिएंटेशन यानी कि डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भले ही बराबर हो, मैग्नीट्यूड भले ही डिफरेंट हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? नाउ अनदर इज एंटी पैरेलल वेक्टर। ये पैरेलल वेक्टर्स को हम लाइक वेक्टर्स भी बोलते हैं बच्चों, लाइक वेक्टर्स, ये नोट करिएगा। पैरेलल वेक्टर्स को हम लाइक वेक्टर्स भी बोलते हैं। नाउ एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल क्या होते हैं? आप नाम ही से समझ गए होंगे। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर कोई भी 2 वेक्टर इस दुनिया में कहीं भी, इनके मैग्नीट्यूड भले ही दोनों के अलग हों, बट ओरिएंटेशन इनका डिफरेंट होगा। ओरिएंटेशन कितना होगा इनका? डिफरेंट हो, एग्जैक्टली अपोजिट होगा, डिफरेंट नहीं, एग्जैक्टली अपोजिट होगा। अगर इसका एंगल थीटा है ना बच्चों, तो इसका एंगल कितना होगा? थीटा प्लस 180 डिग्री, ठीक है, या थीटा माइनस 180 डिग्री। एक का थीटा है तो दूसरे का थीटा प्लस 180 या थीटा माइनस 180 डिग्री। तो ये कैसे हो जाएंगे? ये बेसिकली एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। एक्चुअली में ये पैरेलल होंगे,
बस इनके हेड और टेल के जो ओरिएंटेशन होंगे, जो पोजीशन होंगी, वो एग्जैक्टली अपोजिट होंगे, अलग डायरेक्शन को बता रहे होंगे। एंटी पैरेलल वेक्टर्स को ही हम अनलाइक वेक्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनलाइक वेक्टर्स। ओके, एंटी पैरेलल हो गए। नेगेटिव वेक्टर्स, अभी आपने ये पढ़ रखा था इक्वल वेक्टर, इसी के नीचे मैं नेगेटिव वेक्टर भी लिखता हूं, इसी के नीचे नेगेटिव वेक्टर्स भी लिखता हूं, क्योंकि एग्जैक्टली ये इसके कुछ सेम ही होता है। अगर दो वेक्टर ऐसे हैं जो इक्वल तो हैं, लेकिन इक्वल होने के साथ साथ एंटी पैरेलल भी हैं, ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं बट एंटी पैरेलल हैं। इसका क्या मतलब है? एक वेक्टर का ओरिएंटेशन ये है, इट इज इक्वल टू ए, दूसरा जो वेक्टर है उसका ओरिएंटेशन एग्जैक्टली अपोजिट है, और ये बी है, और ये एग्जैक्टली इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है? ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक, ऐसे केस में जो वेक्टर को लिखेंगे हम, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, माइनस लगा देंगे यहां पर, यहां हम माइनस नहीं लगा रहे थे, यहां पर हम माइनस लगा देंगे। ऐसे केसेस में इन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल वेक्टर्स बट द वेक्टर्स हैज अपोजिट ओरिएंटेशन। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर्स हो गए। कॉन्करेंट वेक्टर, तो मैं थोड़ा सा ये बोर्ड को साफ कर देता हूं, फिर कॉन्करेंट वेक्टर्स भी इसके साथ लिख देते हैं। कॉन्करेंट वेक्टर्स, अगर किसी एक पॉइंट से दो या दो से ज्यादा वेक्टर निकलने, सपोज इट इज ए, इट इज सपोज बी, इट इज सपोज सी, है ना, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं कॉन्करेंट वेक्टर्स। ठीक, इसके बाद कोप्लेनर वेक्टर्स, प्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होते हैं? वो वेक्टर जो किसी एक प्लेन पे हों। ठीक है, तो ये आमतौर से हम जो यूज करेंगे वो आमतौर से तीन वेक्टर्स के लिए यूज करते हैं। मैं बताता हूं क्यों। सपोज ये दो वेक्टर्स हैं अलग अलग, ये बोर्ड एक प्लेन है, तो ये एक प्लेन पर मैंने एक वेक्टर को फिक्स कर दिया, इसी प्लेन पर दूसरे वेक्टर को भी फिक्स कर दिया। तो याद रखिए, दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन बना ही देते हैं। कैसे बना देते हैं? एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इसको तो इस प्लेन में रखा और इसको मैंने बोर्ड पे नहीं रखा, तो क्या ये सेम प्लेन पे नहीं है? नहीं, आंसर है ये भी एक सेम प्लेन पे है। इनका एक प्लेन ऐसा वाला, देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला प्लेन जो बोर्ड वाला प्लेन नहीं है, तो ये भी तो एक प्लेन बन गया। तो दो प्लेन तो कोप्लेनर होते ही हैं। मसला जब खड़ा होता है जब तीसरा वेक्टर भी आ जाता है, मसला जब खड़ा होता है जब तीसरा, तो सपोज ये दो वेक्टर हैं और तीसरा वेक्टर सपोज ये, तो अगर इसको मैंने यूं कर दिया तो क्या ये तीनों सेम प्लेन पे होंगे? नहीं, ये इन तीनों से मिलकर एक प्लेन बन ही नहीं सकता। इसके लिए तो ये तीसरा नया वेक्टर जो आया है इसको इस प्लेन पर फिक्स करना पड़ेगा, ऐसे 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 कहीं पर भी। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, तो कोप्लेनर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच आर सिचुएटेड और एग्जिस्ट ऑन ए सेम प्लेन। तो आमतौर से तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर्स की बात यहां पे की जाती है। आई होप इतना एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफी है। कोप्लेनर। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट वेक्टर इज ऑर्थोगोनल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर कौन से वेक्टर्स होते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं, सपोज इट इज ए एंड सपोज इट इज बी, वो वेक्टर होते हैं जिनके बीच में एंगल कितना हो? 90 डिग्री का हो। जरूरी नहीं है कि ये एक ही जगह पर हो, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो, दो अलग अलग जगह पर हो सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि वेक्टर को हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम उसका ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन शिफ्ट नहीं कर रहे तो ये माना जाएगा कि वेक्टर को चेंज नहीं कर रहे हम। ठीक है, तो वेक्टर कहीं भी हो, अगर उनके डायरेक्शन इस तरीके के हैं कि जब उनको एक जगह लेकर आया जाएगा तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे।
तो ऐसे दोनों वेक्टर, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, दीज आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो ऑर्थोगोनल इज ए नेम जिनको हायर क्लासेस में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये बस ट्रिग्नोमेट्रिक 90 डिग्री एंगल के लिए हम ये यूज करते हैं, ये बात याद रखिएगा। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दीज आर द टाइप ऑफ द वेक्टर। दूसरा जो लेक्चर है, दूसरा जो पार्ट है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है बच्चों, और वो मेरे ख्याल से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा शायद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, उसको ज़रूर देख लीजिए। उसके बिना जो है वो गाड़ी खींचने वाली नहीं है आगे। ओके, तो इसको तो मैं इतना ही अपलोड करूँगा, दूसरा जो लेक्चर है उसको भी ज़रूर देखिए।